रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। नेशन नेट 9 में आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें, और साथ ही साथ हर प्रदेश की हर अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो दीपिका, क्या है आज की पहली खबर? बिल्कुल निता, शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं असम की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने असम के दौरे से आज असम को 14,300 करोड़ के योजना की सौगात देंगे। इस दौरान वे कई परियोजना का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी गुवाहाटी में एम्स गुवाहाटी के साथ साथ 3 और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे अपने द्वार आयुष्मान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। गुवाहाटी के सरूसजाई स्टेडियम में एक साथ 11,000 से अधिक कलाकार एक साथ बिहू नृत्य भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वहां मौजूद रहेंगे। असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट, फ्लाशबाड़ी और सुआकुची के जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल और शिवसागर के रंग के घर सौंदर्यीकरण की भी आधारशिला रखी जाएगी। आपको बता दें कि एम्स का निर्माण 1123 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसमें 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल और 100 MBBS सीटें होंगी। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां गृहमंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। अपने बंगाल दौरे के पहले दिन वो वीरभूम के सिउड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम को ही वो संगठन को लेकर बैठक भी करेंगे, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो विचार विमर्श करेंगे। बंगाल दौरे के दूसरे दिन वो दक्षिणेश्वर मंदिर जाएंगे, जहां बंगाली नववर्ष के मौके पर पूजा करेंगे। अमित शाह का बंगाल दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी पंचायत चुनाव से पहले अपने संगठनात्मक तंत्र को मजबूत करने में जुटी हुई है। बता दें कि इस साल ये अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार के साथ बुधवार को कांग्रेस नेताओं की मुलाकात के बाद गुरुवार शाम शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम सब एकजुट हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे खुशी है कि शरद पवार हमसे मिलने मुंबई से आए हैं और हमारा मार्गदर्शन किया। कल मैंने राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बातचीत की थी। देश में हम विपक्ष का यूनिट रखेंगे। उन्होंने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात होनी चाहिए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से भी बात करनी चाहिए। हमें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों पर रुख कर लेते हैं गुजरात का, जहां सूरत कोर्ट में मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट 20 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले सूरत के एक सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील RS टीमा ने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और दोष सिद्ध होने के बाद उनकी संसद सदस्यता का जाना बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से कहा कि मेरा भाषण मानहानि करने वाला नहीं था, लेकिन उसे परिप्रेक्ष्य से अलग रखकर मानहानिकारक बनाया गया। असल में मेरे खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री की बेबाकी से आलोचना की। गलत तरीके से मेरे खिलाफ ट्रायल चलाया गया। खबरों में रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां बीते दिन जगदलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भरोसे सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी, किसान, युवा, कामगारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भूपेश सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों, महिलाओं, युवा कामगारों का सुनहरा भविष्य तैयार कर रही है। भरोसे का सम्मेलन में कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने अबूझमाड़ से आए महिला स्व सहायता समूह के कामों की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आने वाले समय में बघेल सरकार में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने बस्तर के जगदलपुर में आयोजित भरोसा सम्मेलन में शिरकत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करते हुए नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने अपनी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम बघेल ने कहा कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही। बस्तर के बाहर छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो यहाँ आने से डरते थे। लोग छत्तीसगढ़ नहीं आते थे। नक्सलियों का डर था। यहाँ पर आदिवासियों की जमीनें छीन ली गई थी, लेकिन ये देश में पहला उदाहरण था जब हमने लोहंडी गुड़ा में आदिवासियों की जमीनें वापस कराने का काम किया।
मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 4% मुस्लिम आरक्षण हटा दिया था। इस 4% आरक्षण को वोकालिगा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को होल्ड पर रख दिया है। कोर्ट ने फैसले को त्रुटिपूर्ण बता दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होनी है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगली सुनवाई तक सरकार मुस्लिम आरक्षण के लिए गए फैसले को लागू नहीं करेगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड रखे गए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार ने बिल्कुल गलत धारणा के साथ ये फैसला किया है। आपको बता दें कि मुंबई सरकार ने हाल ही में मुसलमानों को दिए गए 4% ओबीसी आरक्षण को हटाने का फैसला किया था। इस कैटेगरी में आने वाले मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले 10% आरक्षण में जोड़ दिया गया। और अब खबरों में रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां बीते दिन कोलकाता में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि अब हमें साल 2024 तक फंड नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ तो जरूरत पड़ने पर मैं आंचल फैलाकर बंगाल की माताओं के सामने भीख मांग लूंगी, लेकिन भीख मांगने केंद्र सरकार के पास कभी नहीं जाऊंगी। ये पहला मौका नहीं है जब ममता ने केंद्र पर बंगाल सरकार को फंड नहीं देने का आरोप लगाया है। इससे पहले 29 से 30 मार्च को उन्होंने राज्य की योजनाओं के लिए केंद्र की तरफ से फंड न देने के आरोप लगाकर कोलकाता में 2 दिन का धरना दिया था। और धरने पर बैठी ममता ने कहा था कि 100 दिन काम योजना और अन्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार राशि जारी नहीं कर रही। केंद्रीय बजट में भी हमें मनरेगा और आवास योजना के लिए 1 रुपया नहीं दिया है। खबरों में रुख करते हैं तेलंगाना की ओर, जहां आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंचेरियल रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मंचेरियल में तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंती रेड्डी और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का की चल रही पदयात्रा के साथ साथ जय भारत सत्याग्रह रैली का आयोजन किया जा रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी रैली को उसी प्रदर्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अपने संबोधन के दौरान खड़गे इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को एक मजबूत संदेश देंगे। वहीं पदयात्रा के बारे में जानकारी देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, हमें विश्वास है कि हमारे नेताओं की पदयात्रा से राज्य में बदलाव आएंगे। आपको ये बता दें कि इस साल के आखिर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कुछ दिनों पहले नुकसान पहुंचाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ने मामले को लेकर एक नया खुलासा किया है। पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति के दाऊद इब्राहिम गिरोह और प्रतिबंधित संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और पीएफआई से संबंध की बात सामने आई है। मामले की पहले जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया था कि फोन करने वाले ने खुद को जयेश पुजारी उर्फ जयेश कांत बताया था। उन्होंने कहा कि जयेश पुजारी पर पहले जनवरी में और फिर मार्च में धमकी भरे फोन करने का आरोप है। इसके अलावा जयेश पुजारी मर्डर के मामले में भी दोषी साबित हो चुका है। जयेश के खिलाफ शहर की धनतौली पुलिस ने यूपीए लगाया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी के ऑफिस में धमकी भरा फोन आया था, जिसमें शख्स ने उनसे 10 करोड़ रुपए की मांग की थी और साथ ही उसने रुपये न मिलने पर गडकरी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। खबरों में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर से, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री विधवा और एकल नारी आवास योजना की शुरुआत की। योजना को लेकर सीएम सुक्खू ने ट्वीट कर बताया कि इसके तहत विधवाओं और एकल नारियों के आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान ऐसी लगभग 7000 योजनाओं के तहत 1.5 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि हिमाचल सरकार को किसान हितैषी में करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए हिम गंगा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करते हैं, जिन्होंने बड़वानी जिले के निवाली में लाडली बहना सम्मेलन में वो शामिल हुए और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहां मौजूद महिलाओं के लिए मंच से गाना भी गाया। वहीं जिले की महिलाओं ने सीएम शिवराज को 221 फीट की राखी भेंट की और इस दौरान अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने कहा कि पहले बेटियों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन आज बेटियों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली योजना लागू करना उनके जीवन का बड़ा उद्देश्य पूरा हुआ है। बेटियों को जन्म से पहले मारे जाने की बात पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर बेटियों को मारोगे तो बहुएं कहां से लाओगे। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना से हर महीने 1000 रुपये महीने से अब बहनें मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनेंगी।
अगली खबर बिहार से है, जहां अपराधियों, माफियाओं और नक्सलियों पर बिहार सरकार ने नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इस अवैध संपत्ति जब्ती करने के लिए इसकी पूरी फहरिस्त अपडेट करके ईडी को भेजी दी गई है। 142 अपराधियों के खिलाफ PMLA के तहत कार्रवाई कर संपत्ति जब्त करने के लिए ये प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई ने भेजा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पकड़े गए कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। इन पर पहले राज्य की जांच एजेंसी EOU के स्तर पर शिकंजा कस चुका है। आपको बता दें कि सूची में सबसे ज्यादा 30 से अधिक नाम शराब माफिया या तस्करों के हैं। इसमें आधा दर्जन नाम दूसरे राज्यों से पकड़े गए शराब माफिया या सप्लायर्स के हैं, जिन्हें दूसरी जगहों से गिरफ्तार किया गया है। इस सूची के आधार पर ईडी लिस्ट तैयार करेगी, जिन्होंने करोड़ों की चल और अचल संपत्ति जमा की है। इस पर आपको बता दें कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी जाएगी। बिहार के बाद अगली खबर झारखंड से, जहां ईडी ने सेना की जमीन में गड़बड़ी के मामले में राज्य के उपायुक्त तो IAS अधिकारी छवि रंजन के 3 राज्यों में 22 ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल आदि समेत उनकी पत्नी और उनके कई सहयोगियों के ठिकानों पर देर शाम तक कार्रवाई की गई। जमशेदपुर के कदमा स्थित घर में ईडी की टीम को नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। ईडी ने गुरुवार को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में IAS अधिकारी के यहाँ कई परिसरों की तलाशी ली। 2011 बैच के IAS अधिकारी छवि रंजन के करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि छवि रंजन रांची के डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। आरोप के मुताबिक रांची में DC रहते छवि रंजन ने आदिवासी क्षेत्र के कई भूखंडों की प्रकृति में बड़े पैमाने पर बदलाव कराया था। और छवि रंजन समाज विभाग कल्याण में निदेशक हैं और झारखंड के CM हेमंत सोरेन के बेहद करीबी बताए जाते हैं। अगली खबर गोवा से है, जहां गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया है। पुलिस ने CM केजरीवाल को 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। गोवा पुलिस की ओर से ये नोटिस 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर चिपकाने और लगाने के मामले में जारी किया गया है। समन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को पेपरनेम पुलिस के सामने पेश होना होगा। पुलिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को सुबह 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे पेन के थाने पेश होने को कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सार्वजनिक जगहों की दीवारों पर कथित रूप से चुनावी पोस्टर चिपकाने के लिए गोवा संपत्ति विरूपण निर्माण अधिनियम के तहत दर्ज कर रही है मामला और इसकी जांच की जा रही है। अगली खबर पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अबोहर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा राशि दी। इस दौरान उन्होंने जमीनों के मालिकों के साथ साथ तेज हवाओं से घरों के हुए नुकसान के चेक भी लोगों को बांटे। इसके बाद उन्होंने किसानों के प्रति एकड़ फसल नुकसान के हिसाब से चेक भी दिए। इस मौके पर CM भगवंत मान ने कहा कि जिस दिन बेमौसमी बारिश के कारण फसलों का नुकसान हुआ था, उस दिन हमने लोगों से वादा किया था कि 20 दिनों के अंदर किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। और आज 20 दिन भी पूरे नहीं हुए, जबकि उससे पहले ही सरकार ने विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को पैसे देने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर नियत साफ हो तो काम अपने आप हो जाता है। चलिए खबरों में एक बार फिर से रुख कर लेते हैं तेलंगाना की ओर से, जहां आज हैदराबाद में अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसी को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हुसैन सागर झील के पास अंबेडकर की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं बाबा साहेब के पौत्र प्रकाश आंबेडकर को भी अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि देने के लिए अनावरण के दौरान प्रतिमा पर विशेष हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। CM केसीआर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनावरण को भव्य ऐतिहासिक सभा के रूप में पूरे जोर शोर से मनाया जाए। अगली खबर त्रिपुरा से, जहां अगरतला में भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा से मुलाकात की और दक्षिण एशियाई देशों के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार और क्षेत्र में व्यापार के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जापान सरकार हमेशा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और पड़ोसी देश बांग्लादेश और अन्य के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने को प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और मानव संसाधन प्रबंधन में विदेशी निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने रबर आधारित त्रिपुरा की औद्योगिक क्षमता से अवगत भी कराया। अगली खबर राजस्थान से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बीते दिन राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने शेखावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
हम आपको बता दें कि राजस्थान में हुए संजीवनी सोसाइटी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते आए हैं। सीएम गहलोत कई बार सार्वजनिक मंच से शेखावत को संजीवनी घोटाले में आरोपी बता चुके हैं। उन्होंने शेखावत ही नहीं पूरे परिवार को भी संजीवनी घोटाले में दोषी बताया था। दरअसल संजीवनी सोसाइटी घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शेखावत को राहत दी है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आज परकापुरम का दौरा करेंगे और इस दौरान वो जाति और धर्म पर आधारित गरीबों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमरावती में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन ने टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को चुनौती देते हुए कहा कि क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो राज्य के हर घर में जाकर लोगों को अपने काम के बारे में बता पाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा सरकार और टीडीपी शासन में लोगों के साथ क्या हुआ। इस मौके पर सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 4,39,000 गरीब महिलाओं को वचन दबाकर 658 करोड़ 60 लाख सीधे उनके खातों में भेजे। अब बात तमिलनाडु की, जहां आरएसएस को तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में 14 अप्रैल को रूट मार्च निकालने की अनुमति दी है। मद्रास हाईकोर्ट के इस संबंध में आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट में बीते मंगलवार को खारिज होने के बाद पुलिस ने ये अनुमति दी। मद्रास हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आरएसएस को ये कहते हुए मार्च निकालने की अनुमति दी थी कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध आवश्यक है। आरएसएस राज्य में 45 जगहों पर मार्च निकालेगा। आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में 2 अक्टूबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद रूट मार्च करने के लिए आरएसएस को अनुमति देने से इनकार किया था। पुलिस ने तब कहा था कि पीएफआई के परिसरों पर एनआईए के छापे और उस संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद राज्य में मार्च निकालने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कानूनी पेच के चलते माफिया अतीक अहमद अपने बेटे असद की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा। उसके बेटे असद के जनाजे में जाने की अनुमति उसे नहीं मिल सकी है। एनकाउंटर का समाचार उस समय मिला जब वो कोर्ट रूम में मौजूद था। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का पोस्टमार्टम देर रात्रि 2:10 पर खत्म हुआ। बता दें कि असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर कल झांसी में यूपी एसटीएफ ने किया था। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अपनी कस्टडी में ले लिया है। दोनों से पुलिस लाइंस में रखकर पूछताछ की जाएगी। 17 अप्रैल को शाम 4 बजे तक दोनों पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। अगली खबर केरल से है, जहां 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की कोच्चि यात्रा को लेकर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई नेता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राज्य प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी के राज्य समिति के सदस्यों से कहा है कि वे निकट भविष्य में केरल की राजनीति में नाटकीय बदलाव के लिए तैयार रहें। बैठक को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने नेताओं से आग्रह किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अपने घरों में आमंत्रित करें। नेताओं को याद दिलाते हुए कहा कि जावड़ेकर ने कहा, बीजेपी एकता और समानता में विश्वास रखती है। जावड़ेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के राष्ट्रीय एकीकरण के सपने को साकार करने के लिए प्रयास करने की अपील भी की। अगली खबर पंजाब से है, जहां फरार चल रहे अमृतपाल सिंह के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में छुपे होने की आशंका है, जिसको लेकर स्टेट बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने नाकाबंदी की है। अमृतपाल को लेकर राजस्थान सीमा पर भी छापेमारी जारी है। दोनों राज्यों की सीमा पर अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के फोटो चस्पा किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह के पंजाब, हरियाणा और संगरिया में से कहीं होने की दबिश दी है, जिसको लेकर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं सूत्रों का कहना है कि एक युवक के साथ अमृतपाल की फोटो वायरल हो रही है, जिसे पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। बात महाराष्ट्र की, जहां सरकारी बसों के ड्राइवर अब शराब पीकर बस नहीं चला पाएंगे। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों में से एक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने यह फैसला लिया। अब सभी ड्राइवर को अनिवार्य अल्कोहल परीक्षण के बाद ही बस सौंपी जाएगी। ऐसा यात्रियों से मिलने वाली शिकायतों के बाद निर्णय लिया गया है। एमएसआरटी के पास 15,000 से अधिक बसें हैं। बस सुपरवाइजर के लिए अब जरूरी होगा कि वह ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की लॉग बुक रखें। लॉग बुक पर शराब परीक्षणों की स्थिति का उल्लेख होगा। ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि अल्कोहल टेस्ट के अलावा ड्राइवर्स के लिए ये भी अनिवार्य होगा कि वे ड्यूटी पर वर्दी पहने और अनुशासित तरीके से व्यवहार करें, अन्यथा कर्मचारी को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों ने सर्कुलर पर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि वर्दी का अभाव है और मांग करने के बावजूद कई डिपो नई वर्दी नहीं दे पा रहे।
उत्तराखंड में 13 अप्रैल को कोरोना के 106 नए मरीज मिले, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई और इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 255 हो गई, जबकि इस साल अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे में राजधानी देहरादून में 54, अल्मोड़ा में 5 बागेश्वर में 2, चमोली में 3 केस सामने आ चुके हैं, जबकि हरिद्वार में 6, नैनीताल में 23, पौड़ी में 3 और उत्तरकाशी जिले में 5 नए मरीज मिले हैं। राज्य के अलग अलग अस्पतालों में कल 980 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 752 की रिपोर्ट निगेटिव आई। बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज की कोरोना के बाद मौत हो गई। हरिद्वार सीएमओ ने बताया कि हरिद्वार में कोरोना के 39 मरीज अभी तक मिल चुके हैं। वर्तमान में जिले में कोरोना के 28 एक्टिव मरीज हैं।